हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, हमारे 6 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, है ना। हमने कंप्लीट किए उनको। अब हम पढ़ेंगे 7वां लेसन, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, अवर नेशनल सिंबल। ठीक है, चलो मैं आपको ये लेसन समझाती हूँ। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। हम सब भारत के नागरिक हैं। प्रत्येक राष्ट्र के कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं। हमें इनके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए। इन प्रतीकों का अपमान राष्ट्र का अपमान माना जाता है। देखिए, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। पहले जो है मतलब हमारा देश गुलाम था किसका? अंग्रेज़ों का। पर 15 अगस्त 1947 से हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, ये स्वतंत्र हुआ है। और कुछ राष्ट्रीय प्रतीक रहते हैं, जैसे हमारा तिरंगा झंडा है ना। तो इनके ये जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय फूल, तो हमें जो है ये राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। अगर हम इनका अपमान करेंगे तो हमारे राष्ट्र का अपमान माना जाता है। देखिए, यहाँ पर हमारा ध्वज दिया गया हुआ है ना। चलो हम इसके बारे में अब पढ़ेंगे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का है ना, इसलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया, ठीक है, मध्य में सफ़ेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। सभी को मालूम है हमारा तिरंगा जो है वो 3 रंगों से बना हुआ है। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में है सफ़ेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी, मतलब हरा कलर, है ना। केसरिया भाग वीरता और बलिदान का सूचक है। केसरिया किस बात का प्रतीक है? वीरता और बलिदान का। सफ़ेद भाग सच्चाई और शांति का सूचक है। बीच में जो हमारा ये बना हुआ है वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का, ये हमारा ये काय का सूचक है? किस बात को दर्शाता है ये? तो ये सच्चाई और शांति को दर्शाता है। तिरंगे का हरा भाग देश की समृद्धि और खुशहाली का सूचक है। हरा भाग देश की खुशहाली को दर्शाता है। ठीक है, सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का चक्र बना है। इस चक्र में 24 कमानियाँ हैं जो प्रगति का सूचक है। ठीक है, सभी ने तिरंगा झंडा तो देखा ही है। मैंने पहले ही बताया कि ये 3 रंगों से बना हुआ है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। और बीच में जो हमारा ये चक्र बना गया है, इसमें 24 कमानियाँ रहती हैं और ये चक्र बना है, मतलब ये प्रगति का सूचक है। प्रगति को दर्शाता है कि हमें निरंतर प्रगति करते रहना चाहिए। ठीक है, आगे बताती हूँ मैं आपको राष्ट्रीय प्रतीक। यह प्रतीक सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनाए स्तंभ के ऊपरी भाग से लिया गया है। ये जो हमारा है सत्यमेव जयते यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको आगे और बताती हूँ। इसमें 4 सिंह हैं जो पीठ मिलाकर खड़े हैं। देखिए, 1 2 3, और आपको पीछे का नहीं दिखेगा क्योंकि पीछे से है। पीठ का भाग दिखता है क्या? अगर हम आगे से खड़े रहेंगे तो नहीं। हाँ, इसमें 4 सिंह हैं जो पीठ मिलाकर खड़े। चौथा सिंह पीछे होने के कारण सामने से दिखाई नहीं देता। इनके नीचे बीचों बीच एक चक्र बनाया गया है। इसकी दाहिनी ओर वृषभ और बाई और अश्व। इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। इसका अर्थ है सत्य की विजय होती है। देखिए, इसके दाहिने ओर वृषभ, वृषभ मतलब बैल, है ना। ऋषभ मतलब बैल, ये है। और उसके बाद में अश्व मतलब घोड़ा, और ये बीच में एक चक्र बना गया है। तो और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। तो इसका अर्थ होता है सत्यमेव जयते का कि सत्य की विजय होती है। ठीक है, ये हमारा और एक राष्ट्रीय प्रतीक है। इसको अशोक स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अशोक स्तंभ। ठीक है, आगे देखते हैं राष्ट्रीय पशु, है ना। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। सभी को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो अभी ध्यान रखेंगे। बाघ जो है हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है। आकर्षक रंग, विचित्र आकृति और शक्तिशाली होने के कारण इसे यह दर्जा मिला है। बाघ की 8 प्रजातियां हैं। ठीक है,
भारत में जो प्रजाति पाई जाती है उसे अंग्रेजी में रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। भारत में जो, अब भारत की कितनी प्रजाति बताई है? 8, और भारत में जो प्रजाति पाई जाती है उसे रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। बाघों का अत्यधिक शिकार किए जाने के कारण इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है, परंतु भारत सरकार ने इसके शिकार पर रोक लगाने हेतु कई नियमों कानून बनाए हैं। वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या 3000 के आसपास है। देखिए, भारत जैसे बाघों का जो है शिकार होने के कारण उनकी संख्या दिन प्रतिदिन, दिन ब दिन कम होते जा रही है, इसलिए भारत सरकार ने बाघ के शिकार पर रोक लगा दी है। और अभी वर्तमान समय में हमारे भारत में बाघों की संख्या 3000 के आसपास है। ओके, आगे देखेंगे राष्ट्रीय पक्षी। हमने राष्ट्रीय पशु के बारे में पढ़ा, राष्ट्रीय पशु बाघ। अब राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारा? मोर। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर सभी को मोर का पिक्चर? चलो मैं बताती हूँ। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह विश्व के सुंदर पक्षियों में से एक है। इसकी नीली गर्दन और छाती, लंबी और पूंछ और रंग बिरंगे पंख इसे अत्यंत आकर्षक बना देते हैं। जब मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करता है तब वह दृश्य बड़ा मनमोहक होता है। मोर के सुंदर पंखों से अनेक प्रकार की सजावट की सामग्रियाँ तैयार की जाती है। देखिए, किसने देखा है? किसी ने रियल में मोर? बहुत सौ ने देखा होगा। हम जू जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं, सफ़ेद कलर का भी रहता है मोर। तो मोर जब अपने पूरे पंख फैलाता है तो बहुत सुंदर दिखता है ना, और दृश्य जो है वो आँखों को बड़ा ही भाता है, मनमोहक लगता है। और इसके जो पंख होते हैं इससे बहुत सारी घर में जो हम घर को जब सजाते हैं तो सजावट की चीज़ें इससे बहुत सारी बनती है। ठीक है, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। आगे राष्ट्रगान। स्कूल आते हैं तो सुबह राष्ट्रगान होता है हमारा। तो राष्ट्रगान जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है। इसे नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। जन गण मन किसने लिखा है? श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने। जब 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। इसकी अपनी अलग धुन है जिसे राष्ट्रीय धुन कहते हैं। राष्ट्रीय धुन को बजाने में 52 सेकंड लगते हैं। देखिए, हम लोग 52 सेकंड तक इसको पूरा नहीं करते हैं, तो इसको बिल्कुल बराबर इसी इसकी धुन रखनी चाहिए हमेशा कि ये 52 सेकंड में ही समाप्त हो। तो राष्ट्रगान जो है वो अच्छे से याद होना चाहिए और इसकी धुन भी जो 52 सेकंड तक इसे समाप्त करे। ठीक है, तो जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है और इसे किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। अब राष्ट्रगीत। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय यह गीत बहुत गाया गया था। वंदे मातरम का नारा भी उस समय हर भारतवासी के मुख पर था। इसे प्रथम बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। देखिए, अब राष्ट्रगान कौन सा हो गया हमारा? जन गण मन। और राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रगीत वंदे मातरम। ठीक है, इसे किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, तो और इसे 1896 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, उसमें गाया गया था। तो आप लोगों को हमारे राष्ट्रीय प्रतीक समझ में आए? देखिए, राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ बताया, राष्ट्रीय पशु क्या बताया? बाघ। उसके बाद में राष्ट्रीय पक्षी आपको बताया मोर। राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो ये हमारे जो है ये सब राष्ट्रीय प्रतीक है, हमें इनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। अगर हम इनका अपमान करेंगे तो ऐसे लगेगा कि हमने भारत राष्ट्र का अपमान किया हुआ है। इसलिए कभी भी अगर हम रास्ते से जा रहे हो, स्कूल की तरफ से जा रहे हो और वहाँ पर अगर राष्ट्रगान चल रहा हो या पर कहीं पर भी हो कुछ कार्यक्रम रहता है, तो बहुत से लोग राष्ट्रगान से उसकी शुरुआत करते हैं, उसके बाद में गणेश वंदना करते हैं। तो अगर हमें राष्ट्रगान सुनाई देता है तो हमें वहाँ पर एकदम स्थिर होके खड़े रहना है ना, जब तक हमारा राष्ट्रगान खत्म नहीं होता। समझ में आ गया सबको ये पाठ? तो
क्या बताया मैंने इसमें कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। ओके बाय।